Good afternoon, 10th class. So, we are on our last chapter of economics, that is globalization and the Indian economy. So, basically, before we move on to the main chapter, we should have an idea what do we understand by the term globalization. अभी ये एक बहुत recent term है. You must have heard it many a times. Okay, but ये जो टर्म है इसका हम ये नहीं बोल सकते कि ओरिजिन भी बहुत रीसेंट है. ग्लोबलाइजेशन समवेयर मींस इंटरकनेक्शन, इंटरलिंकेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो ये तो हमें पहले से ही पता है कि इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, वी हैड लिंक, रिलीजियस लिंक्स हो या ट्रेड के लिंक्स हो, वी हैड द लिंक्स विद the countries of the world. Okay, but here when we talk in economics, we will talk about this term globalization in basically terms of economics, जैसे कि फाइनेंशियल या ट्रेड में कैसे इंपॉर्टेंट है ये, हर इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज जो है आपस में लिंक्ड कैसे है, समवेयर हाउ इज ट्रेड एंड हाउ इज द होल वर्ल्ड कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, मतलब ट्रेड जैसे इन्वेस्टमेंट एंड हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब एक कंट्री की कंपनी है पर वो दूसरे कंपनी में सेटअप हो रही है, इसका मतलब क्लियरली दिस शोज दैट वी पीपल आर इंटरकनेक्टेड. एंड इसमें हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वी विल टॉक अबाउट द एमएनसीज, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज. एंड बेसिकली हम देखेंगे लास्ट 30 years में this MNCs have played a great role in increasing or somewhere connecting the countries of the world, even the distant region, and somewhere globalization को enhance या encourage करने में MNCs has played a very very important role. तो समवेयर हम अगर देखें, अगर हम ग्लोबलाइजेशन को समझना चाहें और उसका इम्पैक्ट समझना चाहें, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन and the integration of markets. So about this we will study in detail in this chapter कि globalization क्या है, कैसे एक कंट्री का जो प्रोडक्शन है, एक पर्टिकुलर कंपनी बिलोंगिंग टू अ कंट्री is doing its production in some other country, और फिर मार्केट कैसे एक कंट्री का बाकी सारी कंट्रीज में उनके फिनिश प्रोडक्ट्स कैसे सेल आउट होते हैं. दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एमएनसीज एंड हेंस इन ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज अगेन हमने अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट दैट अचानक से वन डे ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने हेल्प की ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स जो हुआ था, लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसी ट्रेड, दिस इज अ टॉपिक दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर. ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कैसे वर्ल्ड के जो सारे कंट्रीज हैं वो आपस में आ गए एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर. ऑब्वियसली एवरीवन हैज द इंटेंशन, अगर हम कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंटेंशन तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, बट whatever it be, at least by this the world is getting connected and there are a lot of advantages to it. Also there are few disadvantages of this process, that is globalization. So now let us start with the topic. So when we start the topic or when we talk about the introduction of this particular process, matlab globalization, तो now in today's world if you go out to buy something, you have a variety of products available to you. ठीक है, इवन चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट अ मोबाइल फोन. एवरी मंथ वन एटलीस्ट एक नया फोन तो लॉन्च होता ही होता है, एंड वी नो इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ठीक है, हो सकता है उसका एक चीज जो है वो इंडिया में हुई, जैसे वी नो दैट इट इज सेड कि कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कहीं और होता है, उसके प्रोडक्ट्स कहीं और, पार्ट्स कहीं और बनते हैं, फिर वो एक साथ एक कंपाइल एक जगह होता है और उसके बाद वो सेल आउट कहीं और होता है. तो देयर आर वेरियस सेक्शंस टू इट जिसके बारे में पढ़ेंगे. बट ग्लोबलाइजेशन से मेनली क्या हुआ है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं, चाहे डिजिटल कैमराज हो, चाहे मोबाइल हो या अपने टेलीविजन हो, whatever the world in which we live is actually offering us variety of goods. और ऐसा क्यों हो रहा है, somewhere ग्लोबलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर. एंड इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले, फ्यू इयर्स बैक तक अगर हम जैसे एज दे हैव गिवन एग्जाम्पल इन योर बुक, कौन सी कार्स अपने को रोड पे दिखती थी, ओनली फिएट या एम्बेसडर्स यही दिखती थी. बट आज
देयर इज नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कार इन द वर्ल्ड, एनी कार कंपनी जिसकी कार इंडिया में नहीं होगी, चाहे किसी भी ब्रांड की हो, चाहे टाटा तो अपने इंडिया की, hyundai की हो, ऑडी की हो, किसी की भी हो, मर्सिडीज हो, है ना, इवन यू कैन से वैगन, और बहुत सारी और वेराइटीज है, मर्सिडीज, ये सारी की सारी जो वी हैव लॉट ऑफ वेराइटी। क्यों है, क्या ये सारी इंडिया में प्रोड्यूस होती है? नहीं, they are produced somewhere, but we have the availability of these cars. Why? Simply because globalization आ गई है, and the world is connected. ये तो चले बड़ो कार की बात हो गई। अब अपने अगर क्लोथिंग में ही ले तो पीपल हैव वैरायटी ऑफ ब्रांड्स, सिर्फ भाई इंडिया के ब्रांड्स नहीं खरीदते हैं, वी हैव लॉट मेनी ब्रांड्स अवेलेबल फॉर अस एंड पीपल आर बाइंग देम। सो एक तरीके से हम बोलेंगे जितना भी हम ये बात करें, एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो हमारे पास है, अवेलेबल है मार्केट में, ये एक कंपैरेटिवली रीसेंट फिनोमिना है। एंड हम ये बोलेंगे कि कुछ सालों में, मतलब विद इन फ्यू डेकेड्स ओनली, नॉट इवन बहुत ज़्यादा भी नहीं, 10 to 20 years के अराउंड, वी विल सी दैट लॉट हैव चेंज इन द मार्केट्स। हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट मे बी मोबाइल फ़ोन, तो पहले सिर्फ नोकिया था इंडिया में, इफ़ यू नो, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा आया, एक बार सोनी एरिक्सन भी आया था, देन वो थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, उसके बाद तो वी हैव लॉट मैनी वेराइटी, चाहे MI हो, एप्पल हो, उसके बाद वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज। तो ये क्यों हो रही है? बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, ऑब्वियसली दीज आर समवेयर मे बी हैविंग सम रीजन, क्योंकि ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज चेंजेस? ऑब्वियसली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, दिस इज प्लेड बाय multinational companies. Okay, so let us understand what is multinational company. Actually मैं until the middle of 20th century ज़्यादातर क्या होता था, प्रोडक्शन, एक जो कंट्री है वो अपने बाउंड्रीज के अंदर ही प्रोडक्शन सारा प्रोसेस करती थी। बट प्लीज वी ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि जब हम ये बात करें, वी नो फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम्स, ऐसे था कि रॉ मटेरियल कहीं और से आता है, फिनिश प्रोडक्ट कहीं और बनता है, एंड देन इट इज सोल्ड समवेयर एल्स। वी ऑलरेडी नो, इफ यू टॉक इन टर्म्स अबाउट हिस्ट्री, हमें पता है इंडिया से जाता था रॉ कॉटन, फिर वो बनता था इन ग्रेट ब्रिटेन, इन इंग्लैंड, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेल करते थे, इवन इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि टोटली कुछ कनेक्शन नहीं था, स्पेशली जब हम कॉलोनीज थे तब तो ये था कि वी वर द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड वी वर द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, तो कुछ तो कनेक्शन था वहाँ पे। बट अब हम देखेंगे कि ये जो उसके, ये तो अपना कॉलोनियल टाइम पीरियड था, उसके बाद जब व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी गॉट एक्चुअली वी फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हमने ये कोशिश की थी कि हम किस चीज पे फोकस करें कि थिंग्स आर मेड इन आवर कंट्री एंड सोल्ड इन आवर कंट्री, समवेयर टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी, आवर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज वी वर मे बी एट दैट टाइम नॉट इन अ पोजिशन टू compete with the products produced by the other countries। क्योंकि बाहर वाली, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तब तक वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ऊपर हो गई थी, अपने तो हो नहीं पाए थे, बिकॉज वी वर अंडर देम एंड दे डिड नॉट लेट अस डेवलप इन दैट फील्ड। ओके, सो ऑब्वियसली एक बार के लिए क्या था, रिस्ट्रिक्शन था। सो बट जब ये रिस्ट्रिक्शन खुला धीरे धीरे ओपनली, व्हेन वी आल्सो बिकेम केपेबल ऑफ कंपीटिंग विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट वी प्रोड्यूस, तब हम देखेंगे, दिस वी विल स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, कि उसके बाद हमने अलाउ कर दिया था ट्रेडिंग ऑन लार्ज स्केल विद द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमें बोलते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे चेंज आया था, वो आया था आफ्टर कमिंग ऑफ MNCs। MNCs आर बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज which actually owns and controls production on more than one nation, यानी एक नेशन से ज्यादा में इनका क्या होता है, जो प्रोडक्शन है दैट goes on। So I suppose you understand, यानी कि एक कोई कंपनी, हम किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं, वैसे जनरली इनिशियली तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपनीज थी who used to be of this sort, बट अब तो इंडिया की भी ऐसी कंपनीज हैं विच आर मल्टीनेशनल कंपनीज, अंबानी की कंपनीज देख लो, रिलायंस देख लो, अपनी टाटा देख लो। सो सिमिलरली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका प्रोडक्शन और इनका मार्केट जो है इज इन मोर देन वन कंट्री।
सो एमएनसीज एक्चुअली में करती क्या है, दे सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। मेन एम क्या होता है एक एमएनसी का? मेन, इफ सपोज यू आर अ बिजनेसमैन, ओके, व्हाट इज योर मेन एम? योर मेन एम विल बी टू अर्न प्रॉफिट। सिमिलरली एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, ठीक है ना। तो हाउ डू वी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? जहां पे हमें जिस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था इन 9th क्लास, लैंड, लेबर, यू रिमेंबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जहां पे ये चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा, हम अगर अपनी कंपनी वहां पे सेट कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली एमएनसीज ने सेटअप इसीलिए ही की थी अलग अलग जगह पे, ताकि क्या हो, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए कंपैरेटिवली, एंड अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट क्या होगा कि उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। So जैसे they have given us this example in the book कि there is a large MNC which is producing industrial equipments, ठीक है, and these designs its products in research center in US, उसके बाद has the components manufactured in China, then these are shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled and finished products are sold all over the world. So meanwhile company's customer care is carried out through call centers located in India. सो देखो कैसे कनेक्टेड है, एक कंपनी एमएनसी वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, ओके, डिजाइनिंग कहाँ होती है? डिजाइनिंग यूएस में होती है उसके रिसर्च सेंटर में, ताकि कोई भी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसकी ऐसी डिजाइनिंग है ताकि अच्छे से वो काम करे और मशीन्स में अच्छे से फिट हो जाए, दिस एंड दैट, ओके। अब उसके बाद जो कंपोनेंट्स है वो बनते कहाँ है? चाइना में। वाई? बिकॉज वी नो चाइना इज बिग पॉपुलेशन, तो चाइना क्या है, वहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल है और वहाँ पे लैंड भी ये लोग दे कैन इजीली बाय इट, तो कंपैरेटिवली क्या है वहाँ पे वो चीज़ अच्छी और हम बोलेंगे एट अ कंपैरेटिवली लो प्राइस इनको अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमें पता ही है चाइनीज जो प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली लो कॉस्ट में बना पाते हैं क्योंकि लार्ज स्केल में बनाते हैं। उसके बाद ही इसको शिप करते हैं मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस मशीनरी के, उस इक्विपमेंट्स के, उनको एक साथ किया जाता है, ठीक है, असेंबल किया जाता है और उसके बाद उसको पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। अब उससे रिलेटेड जैसे जो भी कस्टमर्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है, सपोज कि इक्विपमेंट कैसे चल रहा है या इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, हाउ डू वी डील विद इट, और वी हैव दिस प्रॉब्लम और दैट प्रॉब्लम, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कस्टमर ये जो कॉल सेंटर्स बना रखे हैं इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ educated section of people which is unemployed and obviously इनको बोलते हैं कि अच्छे educated है, English अच्छी है, so they can be put to this particular job and मतलब to deal with how people call and उनको कैसे respond करते हैं, तो ये वाली चीज कहाँ पे सेटअप कर दी? इंडिया पे सेटअप कर दी। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक अस अंडरस्टैंड कि एक अकेली जो एमएनसी है वो उसकी कितनी जगह पे, कितनी कंट्रीज में अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होते हैं और मेन मोटिव क्या होता है पीछे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, ठीक है। सो एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट फिनिश्ड गुड्स ग्लोबली बट ऑल्सो द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ठीक है, यानी कि सिर्फ मार्केट नहीं है उसका ग्लोबली, इट ऑल्सो हैज समवेयर द प्रोडक्शन ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। नाउ इसके अलावा अपने को पता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको अक्रॉस दी वर्ल्ड क्या कर देते हैं, उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, एंड ऑब्वियसली अपने को पता है इट इज रियली अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ इन दिस एग्जांपल एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि चाइना जो है वो एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, आराम से वहाँ पे ऐसी लोकेशन मिल सकती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, ठीक है। मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो है वो क्या है, क्लोजनेस टू मार्केट, यानी जब आपका सामान, आपका प्रोडक्ट फिनिश गुड बन जाएगा तो उसको आराम से आप जल्दी से मार्केट तक पहुंचा के उसको सेल आउट कर सको, और मार्केट है क्योंकि वहां के लोग ज्यादा उस चीज को खरीदते हैं, ठीक है।
उसके बाद इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स की, ऐसे मशीनरी की, और वो एजुकेटेड भी होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं ऑब्वियसली, तो बाहर के जो कस्टमर्स कॉल करते हैं उनको वो केटर कर सकते हैं. सो this is how a MNC actually works. Not only its market is spread globally, but its production is also spread globally. Okay. सो ये तो हो गया कि अबाउट एमएनसी क्या होती है, एमएनसी एंड हाउ इट वर्क्स, वेयर आर इट्स मार्केट एंड वेयर आर इट्स सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल दिस. बट हमें एमएनसी से क्या पता चलता है कि एमएनसी एक्चुअली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. यानी अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन होती है, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है अक्रॉस द कंट्रीज, और फिर सारी कंट्रीज आपस में क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है. सो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे अपने को सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि जो एमएनसीज होती हैं उनका मेन एम होता है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना है, रिड्यूस करना है. हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जहाँ पे चीप रेट में मिलेगी, जिनको वेजेस कम देने पड़ेंगे, उस एरिया के हिसाब से वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सेटअप करेंगे. बाकी इस सिर्फ, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर. इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो एमएनसी देखती हैं. क्या देखती हैं एमएनसी सीज की वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, पॉलिटिकली कैसा है, और डेवलपमेंट का स्कोप है या नहीं है, आर द थिंग्स अवेलेबल वेरी इजीली, कैन द प्रोडक्शन बी डन नाइसली विदाउट एनी प्रॉब्लम. देन ओनली व्हाट डू, दे स्टार्ट सेटिंग अप एमएनसीज देयर. अब जब उनको लग गया कि सब कुछ सही है एंड वी कैन सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए क्या करते हैं, मनी स्पेंड करेंगे ना इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वेदर फॉर बाइंग लैंड एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड प्रोड्यूसिंग थिंग्स. तो जो द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड्स, buildings, machines and other equipments is called investment. So I suppose already you must be having a certain idea कि investment होता क्या है, but यहाँ पे in terms of our, you can say, industries and companies, what is investment? Investment is the money that is spent to buy assets जैसे कि land, building, machines and other equipments. Basically they are doing here to set up their own companies and company related tasks. अब इन्वेस्टमेंट जो भी एमएनसी करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम आउट ऑफ दैट कंट्री, वो उस कंट्री के नहीं है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया से बाहर की कंट्रीज, और उन्होंने इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, तो व्हाट इज इट? इट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ, यू कैन से, तरीके से, इन अ नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वाला तरीका है दैट वी विल स्टडी विल बी जॉइंट प्रोडक्शन. जॉइंट प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे एमएनसी आई है फ्रॉम सम अदर कंट्री ऑब्वियसली, तो उन्होंने क्या किया, हाथ मिला लिया, मतलब पार्टनरशिप कर ली विद द लोकल कंपनी, क्योंकि उनको लगा कि लोकल कंपनी है, दे नो बेटर अबाउट दिस एरिया, दे नो वेयर द रॉ मटेरियल आर अवेलेबल, हाउ द प्रोडक्शन इज टू बी डन, और ये सारी चीजें ऑफ दैट एरिया. तो जब वो जॉइंट प्रोडक्शन होता है ना, उसके देयर आर टू एडवांटेजेस. फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि जो एमएनसी है इट कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. तो बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन का फायदा हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोकल उस एरिया में कंपनीज चलती हैं, उनको क्या फायदा है? उनको पहला फायदा है कि एमएनसी ऑब्वियसली उनसे हाथ मिला रही है, तो एमएनसी विल प्रोवाइड देम मनी बिकॉज एमएनसी विल वांट द प्रोडक्शन टू बी एट फास्टर स्पीड एंड क्वालिटी वाइज भी जो उनको लेवल चाहिए. तो क्या करेंगे, वो लोकल कंपनीज को मनी देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप नई मशीन्स खरीदो ताकि क्या हो, प्रोडक्शन फास्टर हो. ऑब्वियसली उससे क्या होगा, फाइनली फायदा उनका ही होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. नेक्स्ट है एमएनसी जो है माइट ऑल्सो ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जो हो सकता है एज सच इन दैट पर्टिकुलर कंट्री वैसे प्रेजेंट ना हो. सो व्हाट दिस इज एक्चुअली हैविंग डबल एडवांटेज फॉर द पीपल हु यू कैन से आर लोकल, जैसे जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको.
पहला तो ये तरीका हो गया इन विच MNCs एक्चुअली join hands with the local companies to you can say set up a company or start its production in that particular area. ठीक है. सेकेंड जो तरीका है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन. ठीक है, वो है that they actually buy up the local companies and then expand the production. अब जैसे कि ये क्या करते हैं, जैसे एक MNC कंपनी आई है, दे सौ की इंडिया में एक कंपनी है, वेल नोन है, उसने पूरा अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप कर रखी है, लेबर है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, तो अब व्हाट डिड द MNC डू, MNC बॉट दैट कंपनी, उससे वो कंपनी खरीद ली कि अब ये कंपनी हमारी हो गई है, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे एंड अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब जो हमारी कंडीशन है, जो हमें जो क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से. क्योंकि MNCs जो है उनके पास बहुत वेल्थ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है एंड दे आर रियली रियली वेल्दी पीपल, इनकी इनकम भी बहुत होती है, सो दे कैन इजीली बाय एनी ऑफ द कंपनी. तो एक एग्जांपल दैट दे हैव गिवन टू अस in the book is about Cargill Foods. Cargill Foods जो है it is a very you can say large American MNC. उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक स्मॉलर कंपनी है पारक फूड्स. पारक फूड्स ने एक बहुत अच्छा मार्केट नेटवर्क बनाया था इंडिया में, बहुत रिप्यूटेड इनका ब्रांड था और बेसिकली 4 ऑयल रिफाइनरीज थी इनकी जिन पे इनका कंट्रोल था और मतलब ऑल ओवर जो है ऑयल का प्रोडक्शन, स्पेशली एडिबल ऑयल का ये करते थे. बहुत अच्छा मार्केट था, रेप्यूटेशन थी, अच्छे से मार्केट चल रहा था. बट MNC केम एंड ऑफर देम. तो पारक फूड ने क्या कर दिया, कंट्रोल किसको दे दिया, कारगिल को दे दिया. और कारगिल जो है अपनी जो ऑयल रिफाइनरीज थी उनका भी कंट्रोल दे दिया. नाउ कारगिल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया with a capacity to make 5 million pouches daily 5 million pouches. ठीक है, यानी what has happened is जो सेकंड तरीका है MNC कैसे इन्वेस्ट करती है, वो बाय अप कर लेती है लोकल कंपनीज को और फिर वहां पे प्रोडक्शन एक्सपैंड करती है. ठीक है, तो इनफैक्ट हमें पता है बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर वेरी वेरी रिच MNCs, तो इनकी तो इनकम बहुत बार इतनी होती है जितनी कुछ जो स्मॉलर एंड कंपैरेटिवली इतनी रिच कंट्रीज नहीं है, उनकी खुद की जो नेशनल इनकम है उनके बजट से भी ज्यादा होती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इतने वेल से ये लोग ऐसा कर सकते हैं, दे कैन बाय द कंपनीज एंड दे हैव लॉट ऑफ पावर ऑल्सो. तो वो उस यूज करके ये सेकेंड वाला मेथड भी यूज करते हैं. एक और तरीका है जिससे MNC जो है दूसरी कंट्रीज में डील करते हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ऐसा होता है. तो लार्ज जो MNC कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज वाली, वो क्या करती हैं, वो प्रोडक्शन का जो अपना ऑर्डर है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं. ठीक है, जैसे गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम, ये एग्जांपल्स है इस इंडस्ट्री के. तो क्या करते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करते हैं, इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं. जो प्रोडक्ट्स है उनको फिर ये जो जिन्होंने लोकल लोगों ने या जो कॉमन लोग जो इसके हम बोलेंगे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने वो प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, वो उसको सप्लाई कर देते हैं MNC को और MNC उसमें अपना ब्रांड नेम लगा के उसको सेल कर देते हैं. ठीक है, तो पर इसमें टोटल कंट्रोल होता है MNC का कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, MNC बोलते हैं आपको इसी टाइप का चाहिए, मुझे इसी क्वालिटी का चाहिए. अगर सपोज टेक्सटाइल है तो इस लेंथ का होना चाहिए, ऐसा इसका साइज होना चाहिए, कपड़े का टेक्सचर ये होना चाहिए, डिजाइन ये होनी चाहिए and price, everything is determined by the MNCs. That is why many times ऐसा भी होता है exactly जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं बने तो they even cancel the orders like that. तो ये totally वैसे ही चेक करके और पूरा डिटरमाइन करके इनके अकॉर्डिंग ही क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस, अलग अलग डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स कहाँ पे प्रोड्यूस करें, उन सबका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, इन MNCs के हाथ में होता है. सो बेसिकली इन सब चीजों के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि MNC जो है दे आर एक्चुअली स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इवन विद द लोकल प्रोड्यूसर्स. ठीक है, और ऑब्वियसली हमने देख लिया स्ट्रिक्ट कंट्रोल जैसे होता है, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस, प्राइस, एवरीथिंग
रिलेटिंग टू दैट प्रोडक्ट। तो अब इनका इंटरेक्शन लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ हो गया है, द पीपल प्रोड्यूसिंग लोकली, स्मॉल यू कैन से प्रोड्यूसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से इनका लिंक हो गया है। सेकेंडली जो पार्टनरशिप वाला हमने देखा था, फर्स्ट पार्टनरशिप करके भी वो क्या करते हैं, जो लोकल ये जो अपनी कंपनीज हैं इनको समवॉट हेल्प करते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसके बाद समवेयर ये भी है कि अगर ये इफ दे कम अप एंड दे सेट अप देयर ओन कंपनीज और बाय अप द कंपनीज, दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द लोकल कंपनीज, ठीक है। और फिर इतना प्रेशर हो जाता है कि समवेयर दे बिकम मोर पावरफुल एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे आर एमएनसीज, दे प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, तो दे आर ऑलवेज एट द अपर हैंड। तो एज अ रिजल्ट हम बस फाइनली ये बोल सकते हैं कि एमएनसीज जो हैं दे आर बाय नाउ स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन एंड इवन इंटरैक्टिंग विद द लोकल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड दे आर समवेयर गेटिंग द वर्ल्ड इंटरलिंक टुगेदर। प्रोडक्शन को ही उन्होंने पूरा डिस्पर्स कर दिया अलग अलग लोकेशन से और पूरे वर्ल्ड को समवेयर इंटरलिंक कर रहे हैं कौन, एमएनसीज। सो दिस इज about how MNCs work and what are the ways in which they invest in a country. So with this we have completed the major part of understanding regarding MNCs. So if you have any doubt relating to this topic, come back with your problems and we'll solve all your problems. So just give this portion a reading and come back again so that we can solve your problems. So bye for now. Now we'll meet tomorrow.